वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 12th चैप्टर हम लोग बेसिकली बेसिक वीडियो के साथ स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट आप लोगों को फर्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग बेसिक चीज़ देखे थे, उसी का थोड़ा आगे एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। क्लियर। तो ये जो आपका चैप्टर है वो वृत्त से संबंधित है। तो वृत्त से संबंधित आप लोग जान गए कि वृत्त क्या होती है बोल के। वृत्त के बेस पे, तो वृत्त के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि वहाँ पर जो वृत्त होता है भाई, किसके बेस पे होता था? जो वृत्त होता था आपका क्या होता था? जो वृत्त होता था, ठीक है। वृत्त एक बंद आकृति होती है। ये जो आपकी वृत्त होती है एक बंद आकृति होती है। वृत्त क्या होती है? एक बंद आकृति होती है। वृत्त एक बंद आकृति होती है। एक बंद आकृति होती है। वृत्त एक बंद आकृति होती है जो केंद्र से एक निश्चित बिंदु तक, जो केंद्र से एक निश्चित दूरी तक, जो केंद्र से एक निश्चित दूरी पर बराबर भाग में रहती है। एक निश्चित दूरी पर बराबर भागों में स्थित होती है। बराबर भागों में स्थित होती है। यह वृत्त एक बंद आकृति होती है जो कि केंद्र से एक निश्चित दूरी पर बराबर भागों में क्या होती है? स्थित होती है। ये आप लोगों के बंद आकृति के स्वरूप में होती है भाई। ये आप लोगों को क्या होती है? एक बंद आकृति के स्वरूप में, इस तरीके से बंद आकृति के बेस पे होती है। यहाँ से अगर सेंटर की बात करें हम लोग, यहाँ से अगर किसकी बात करें? सेंटर की बात करें। जैसे कि यहाँ पर आपका सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का क्या है? सेंटर के बेस पे है। क्लियर। यहाँ पर आप लोगों का क्या है? जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का क्या है? सेंटर के बेस पे है ये आप लोगों का, ठीक है। सेंटर के बेस पे है ये आप लोगों का। तो ये आप लोगों का सेंटर के बेस पे है। यहाँ से सभी तरफ एक समान दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर यह स्थित होती है। यहाँ से इसकी जो दूरी होती है वह समान भाग में वितरित रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा सकता है कि वृत्त क्या होती है? तो वृत्त एक बंद आकृति होती है जो केंद्र से एक निश्चित दूरी पर बराबर भागों में स्थित होती है। ये आप लोगों तो वृत्त के बेस पे पढ़े थे। अब वृत्त के बेस पे जब हम लोग पढ़ते हैं, ये केंद्र के बेस पे, ठीक है। यहाँ पर केंद्र के माध्यम से जब इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, किसके माध्यम से पढ़ते हैं? केंद्र के माध्यम से। ये आपका क्या होता है? केंद्र होता है। और ये आप लोगों का बंद आकृति होता है। ये आप लोगों का परिधि होता है। और आगे हम लोग देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक वृत्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह एक बंद आकृति होती है। क्लियर। अब यहाँ पर वृत्त की रचना के बेस पर रहता है। तो इसमें जो आप लोगों का ये वाला जो पोर्शन होता है, ये रेडियस, त्रिज्या जिसको बोला जाता है, ये रेडियस, त्रिज्या इसकी मुख्य भूमिका होती है। इस त्रिज्या की क्या होती है? यहाँ पर इसकी मुख्य भूमिका होती है। इस त्रिज्या की यहाँ पर मुख्य भूमिका होती है, इस रेडियस की, ठीक है। इस रेडियस की क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है इस त्रिज्या की। क्लियर। तो त्रिज्या के बेस पे इस रेडियस की आप लोगों की मुख्य भूमिका होती है, जिसमें आप लोगों को r इक्वल टू, कभी कभी आप लोगों को 2 सेंटीमीटर के बेस पे दे दिया रहेगा, या r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के बेस पे दिया रहेगा, या r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के बेस पे दिया रहेगा, या r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के बेस पे दिया रहेगा, या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर के बेस पे दिया रहेगा, या r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बेस पे दिया रहेगा, या r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के बेस पे दिया रहेगा, ठीक है। इस तरीके से दिया रहेगा। कभी कभी रेडियस दिया रहता है तो व्यास के विकर्ण से भी इसको ज्ञात करना रहता है, इसका व्यास के बेस में। तो अगर r इतना है तो आप लोगों का जो व्यास रहेगा इसका दोगुना रहेगा। ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा भाई? ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार ये आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार ये आप लोगों का 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये आप लोगों का 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से ये कंडीशन दे सकता है। अगर r के वैल्यू के बेस पे आप लोगों को किस तरीके से दिया रहेगा, तो डायमीटर व्यास के बेस पे आप लोगों को इस तरीके से निकालना रहेगा। और कभी कभी आप लोगों को व्यास के रूप में दे सकता है कि व्यास के रूप में ये मान लेते हैं कि 60 सेंटीमीटर के बेस पे है, ये आप लोगों को 40 सेंटीमीटर के बेस पे है। माना कि मान लेते हैं, इतना का तो चाप नहीं बनता है, इतने का वृत्त नहीं बनता क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर के बेस पे दे दिया गया है। और यहाँ पर 11 सेंटीमीटर के बेस पे दे दिया गया है। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर के बेस पे दे दिया गया है।
तब आर इसका हाफ होता है, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना आपका व्यास होता है और व्यास का आधा क्या होता है आप लोगों का त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू यहाँ से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ से आर का वैल्यू देखेंगे तो ये 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से आर का वैल्यू देखेंगे तो ये 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ से आर का वैल्यू देखेंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका हाफ। तो त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है। यहाँ से आप इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं। तो वृत्त के अंतर्गत होता है, ये सारी चीज़ें वृत्त के अंतर्गत होता है। उसके बाद हम लोग वृत्त की व्यास देखते हैं। चलिए वृत्त की त्रिज्या देखते हैं और वृत्त की व्यास देखते हैं। जैसे वृत्त की त्रिज्या के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, वृत्त की त्रिज्या के बेस पे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे इस चीज़ को, वृत्त की त्रिज्या के बेस पे देख रहे थे। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या के बेस पे, इसके बेस पे देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए वृत्त की त्रिज्या के बेस पे, वृत्त की त्रिज्या के बेस से हम इस चीज़ को देखते हैं। तो ये आप लोगों का ये राउंड है, ये आप लोगों का रेडियस कहलाता है। ये सेंटर ओ से ये आप लोगों का रेडियस कहलाता है त्रिज्या के बेस पे। ठीक है, रेडियस के बेस पे कहलाता है। और वृत्त की त्रिज्या को हम लोग आर से शो अप करते हैं, रेडियस होता है इस कारण से इसको हम लोग किससे शो करते हैं, स्मॉल आर से शो करते हैं। ये आप लोगों की त्रिज्या होती है। ठीक है, केंद्र से परिधि के बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक बनता है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से देखते हैं। चलिए ये यहाँ से देखिए, ये जो आपका सरकमफ्रेंस है, ये आप लोगों का ये सारे जो घेराव है, ये घेराव, इस घेराव को हम लोग वृत्त की परिधि बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, वृत्त की परिधि। वृत्त के चारों तरफ के जो घेराव है इसको हम लोग वृत्त की परिधि बोलते हैं। और वृत्त की परिधि आपकी क्या होती है, 2πr होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। पाई का मान 22/7 होता है, आर आपके पास गिवन रहता है। क्लियर। तो ये आप लोगों के वृत्त की परिधि के बेस पे होता है। और परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये रेखाखंड जो होती है, ये आप लोगों की क्या होती है, इसको बोला जाता है जीवा। इसको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूँ मैं, ये आप लोगों की जीवा कहलाती है। और जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। मतलब यही व्यास आपका क्या कहलाता है, डायमीटर के बेस पे कहलाता है। ठीक है, तो ये जीवा के माध्यम से हो गया, ये व्यास के माध्यम से हो गया, ये परिधि के माध्यम से हो गया। इसलिए आप लोगों को बताया था कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह आर होती है। जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह क्या होती है, आर होती है। और वृत्त के व्यास के बेस पे देखते थे, तो वृत्त की त्रिज्या के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते थे, किसके बेस पे देखते थे, वृत्त की त्रिज्या के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखते थे यहाँ से, तो वृत्त की त्रिज्या के बेस पे जब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते थे भाई, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते थे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता था आप लोगों का, यहाँ से देखते थे तो देखिए यहाँ से हम लोग देखते थे तो यहाँ पर ये हो जाता था आप लोगों का वृत्त की त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते थे। तो ठीक है, वृत्त की त्रिज्या के बेस पे देखते थे तो ये आपका आर होता था। और वृत्त की व्यास देखते थे तो ये आप लोगों का डी से इसको सॉल्व करते थे तो ये आपका 2r होता था। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आर के बेसिस से होता था, वृत्त का व्यास डी इक्वल टू 2r के बेस से होता था। और वृत्त की परिधि आपका 2πr के बेस पे होता था। ये आप लोगों के 2πr के बेस पे होता था। तो वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त के व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेस पे होता था। ये आप लोगों का πr² के बेस पे होता था। वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेस पे होता था, वृत्त की त्रिज्या r के बेस पे होता था और वृत्त का जो व्यास है वह 2r के बेस पे होता था, वृत्त की परिधि है वह 2πr के बेस पे होता था, वृत्त का क्षेत्रफल है वो πr² के बेस पे होता था। तो यहाँ से ये जितने भी कंटेंट आपको आते हैं ये वृत्त से रिलेटेड होते हैं। अब ये तो हो गया वृत्त की त्रिज्या से रिलेटेड हो गया, ये किससे रिलेटेड हो गया, आप लोगों का वृत्त की त्रिज्या से रिलेटेड हो गया, जिसमें वृत्त की त्रिज्या r के बेसिस पे देखें, वृत्त के व्यास को 2r के बेसिस पे देखें, वृत्त की परिधि को हम लोग 2πr के बेस पे देखें, वृत्त के क्षेत्रफल को πr² के बेसिस पे देखें। तो ये तीनों कंटेंट के बेसिकली कंटेंट के हिसाब से ये आप लोगों का हुआ था। जब वृत्त की त्रिज्या के बेस पे देखें, वृत्त के व्यास के बेस पे देखें, वृत्त के परिधि के बेस पे देखें, वृत्त के क्षेत्रफल के बेस पे देखें, तो वृत्त की त्रिज्या के अंतराल में भी ये कंटेंट आप लोगों का इस तरीके से है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो वृत्त के अंतर्गत, तो वृत्त की त्रिज्या के अंतर्गत देखें, वृत्त के केंद्र
केंद्र वृत्त की परिधि के अंतर्गत। अब वृत्त का जो होता है आप लोगों का चाप जो होता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ से डील करते हैं। जो चाप के बेसिस पे होता है वो किस बेसिस पे होता है, चाप के बेस पे उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए तो चाप के बेसिस पे वास्तव में क्या होता है भाई, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चाप के बेसिस पे जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर वृत्त के चाप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, वृत्त के चाप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए वृत्त के किसके बेस पे देखते हैं भाई, चाप के बेस पे देखते हैं। तो क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए वृत्त के चाप के बेस पे देखते हैं हम लोग, ये क्या होता है, वृत्त के चाप के बेस पे हम लोग देखते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, वृत्त के चाप के बेस पे देखते हैं भाई, ये किस तरीके से होता है। वृत्त के चाप के बेस पे हम लोग देखते हैं, वृत्त के चाप, यहाँ पर दो तरीके के चाप होता है, एक आपका लघु चाप होता है और एक आपका दीर्घ चाप होता है। एक आपका लघु चाप होता है, दूसरा क्या होता है, दीर्घ चाप होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का लघु चाप की दृष्टि से है, ये आप लोगों का दीर्घ चाप की दृष्टि से है। ये आपका किसके दृष्टि से, दीर्घ चाप, और ये आप लोगों का लघु चाप। तो लघु चाप के अंतराल में क्या आता है, इस चीज़ को देखेंगे, और दीर्घ चाप के अंतराल में क्या आता है, इस चीज़ को देखेंगे। तो लघु चाप के अंतर्गत में क्या आता है, जो वृत्त की त्रिज्या से हम लोग सेक्टर त्रिज्या खंड लेते हैं, उसमें से जो उसकी दूरी होती है बहुत ही कम होती है, वहाँ से जो चाप होती है वहाँ कम ही होती है, क्योंकि चाप हम लोग आर्क के बेस पे काटते हैं, त्रिज्या खंड के बेस पे। तो यहाँ पर दीर्घ चाप के अंतराल में ये दीर्घ चाप का बड़ा होता है, क्योंकि दीर्घ जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते थे ना, लघु स्वर दीर्घ स्वर, बस वही लघु मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा अंतराल होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग बेसिकली इस चीज़ में लेते हैं, तो बेसिकली हम लोग लघु चाप को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। तो लघु चाप वह चाप होता है, ठीक है, लघु चाप वह चाप होता है, लघु चाप वह चाप, वह चाप, वह चाप होता है जो वृत्त के त्रिज्या खंड से अल्प चाप के, जो वृत्त खंड के त्रिज्या खंड से, जो वृत्त के त्रिज्या खंड, वृत्त के त्रिज्या खंड का कम से कम भाग होता है, वृत्त के त्रिज्या खंड का कम से कम भाग होता है, कम से कम भाग होता है, भाग होता है। इसमें ये जो वृत्त का जो त्रिज्या खंड के बेस पे रहता है, इस तरीके से आप लोगों का त्रिज्या खंड के बेस पे आप लोगों का इस तरीके से रहता है। ये आप लोगों का यहाँ से अगर डिनोट करते हैं हम लोग, यहाँ से मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, ठीक है, तो यहाँ से आर का देखिए बहुत कम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु चाप। यहाँ भी है सी से, तो ये भी लघु चाप कहलाएगा। लेकिन ये और ये आप लोगों को देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। ये क्या कहलाएगा, आपका दीर्घ चाप कहलाएगा। ठीक है, तो लघु चाप के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि लघु चाप वह चाप होता है जो वृत्त के त्रिज्या खंड का कम से कम भाग होता है, जो वृत्त के त्रिज्या खंड का कम से कम भाग होता है, वो आपका लघु चाप के अंतराल में आता है। लघु चाप के अंतराल में, लघु चाप में जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वह बंद आकृति के केंद्र से बहुत कम दूरी पर, केंद्र से बहुत कम दूरी पर विस्तरित होती है, बहुत कम दूरी पर विस्तरित होती है, विस्तरित होती है। ये देखिए बहुत कम दूरी पर ये क्या हो रहा है, विस्तरित हो रही है, ए से बी के बेस पे और बी से सी के बेस पे। ठीक है, ये लघु चाप के बेस पे। और यही दीर्घ चाप में क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा भाग में आप लोगों का कंटेंट के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दीर्घ चाप के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो दीर्घ चाप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। दीर्घ चाप के बेस में क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो दीर्घ चाप के बेस में अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये किस बेस पे आता है, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए दीर्घ चाप के बेस पे, दीर्घ चाप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए दीर्घ चाप के बेस पे देखते हैं,
दीर्घचाप के बेस पे। तो दीर्घचाप के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो दीर्घचाप में वह अंतराल होता है, यह त्रिज्या खंड के सेक्टर का बहुत अधिक भाग होता है, ठीक है। तो दीर्घचाप हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दीर्घचाप वह चाप होता है, दीर्घचाप वह चाप होता है दीर्घचाप वह चाप होता है जो बंद आकृति वृत्त के केंद्र या परिधि के किसी बिंदु से अधिक दूरी पर अधिक त्रिज्या खंड पर स्थित होती है, अधिक त्रिज्या खंड पर स्थित होती है। जैसे लाइक दिस हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर देखा जाएगा तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, इस बेसिस पे ये है, तो देखिए यहाँ से है, और ये आप लोगों का सी है, ये है, तो ये आप लोगों का लघु कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आर का, यहाँ से यहाँ आर का, लेकिन ये ए से यहाँ, बी से यहाँ, ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घचाप, ये आपका दीर्घचाप कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका लघु चाप कहलाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि दीर्घचाप क्या होती है, लघु चाप क्या होती है, ठीक है। तो चलिए दीर्घचाप लघु चाप के बेस पे तो ये आपका हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, जो आप लोगों के किसके बेस पे देखे थे, व्यास के बेस पे देखे थे हम लोग। व्यास के बेस पे क्या देखे थे कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास को हम लोग क्या बोलते, व्यास मतलब ये क्या होता है, डायमीटर। तो वृत्त का व्यास के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, वृत्त का व्यास d इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या होता है, 2 इंटू क्या होता है त्रिज्या, मतलब 2 इंटू आर होता है, d इक्वल टू ये होता है, ठीक है। अगर डायग्राम के बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से मैं डायग्राम के बेसिस में, यहाँ पर ये है और ये आप लोगों का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से जाने वाली जो रेखा है भाई, यहाँ से जाने वाली जो रेखा है, ये आप लोगों का व्यास है, पूरा ये व्यास कहलाएगा, ये आपका जीवा कहलाता है, ये आपका त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, ये आपका व्यास कहलाएगा। ये त्रिज्या, तो त्रिज्या का 2 गुना देखो इधर है, इसलिए इसको हम लोग 2r बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के वृत्त का व्यास हो जाएगा। चलिए, तो ये वृत्त के व्यास के बेसिस पे हो गया। जैसे कि चाप के दृष्टि से हम लोग देखते थे, त्रिज्या r के बेस पे देखते थे, व्यास 2r होता है, परिधि 2πr होता है, क्षेत्रफल πr² होता है। ये पढ़े हैं ना हम लोग कि वृत्त की त्रिज्या के बेस पे जब हम लोग पढ़े हैं, वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त के व्यास 2r और वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल πr1² माइनस πr2² के बेसिस पे, इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को पढ़े हैं,
इस कंटेंट के हिसाब से इसको भी पढ़े हैं, इस कंटेंट के हिसाब से इसको भी पढ़े हैं। तो रेडियस के बेस पे ये आपका हो जाएगा, और डायमीटर के बेस पे ये हो जाएगा, और सरकमफ्रेंस के दृष्टि से ये हो जाएगा, एरिया की दृष्टि से ये हो जाएगा, और पथ के बेस पे आप लोगों का ये हो जाएगा। क्लियर। तो ये आप लोगों का वृत्त से रिलेटेड जो व्यास के बेस पे हो जाएगा। लघुचाप दीर्घचाप वृत्त के व्यास परिधि के बेस पे हो जाएगा, और परिधि के बेस पे तो आप लोग इस चीज़ को जानते ही हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों का जो रेखा होता था उस चीज़ को भी जान गए। अब इसको हम लोग त्रिभुज की दृष्टि से जो देखते हैं, त्रिभुज के बेसिस पे आप लोगों का किस कंटेंट के बेस पे होता है, उस कंटेंट को हम लोग यहाँ से इस प्रतिच्छेदी की रेखा के बेस पे हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर दो छेदक रेखा होता है आप लोगों का, चक्रीय चतुर्भुज का जो शीर्ष होता है उस पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक होता है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। यहाँ पर देखिए, इस चतुर्भुज में आपको इस वृत्त के यहाँ पर देखिए, ये जो चतुर्भुज होता है आपका, ये जो आपका चतुर्भुज होता है इस तरीके से, ये आप लोगों के वृत्त के एक ही केंद्र पर स्थित होता है, एक ही बेसिस पर होता है ये आप लोगों का। तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये डायग्राम से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका डी, ये आप लोगों का चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं इस चीज़ को। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग भी 180 अंश का होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी, इसका सम्मुख ये है, इसका ये है, इसका सम्मुख ये है, इसका सम्मुख ये है, ये आप लोगों का 180 डिग्री का होता है। और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू भी होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितने अंश का होता है बोलने से, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग आपका 180 अंश का होता है। तो यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये आप लोग चक्रीय चतुर्भुज की दृष्टि से आपका जो बेसिकली था वो आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को जब भी पूछा जाता है कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग आप लोगों का 180 अंश के बेसिस पर होता है। क्लियर। तो चलिए अब कोण की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को कोण की दृष्टि से देखते हैं भाई। तो कोण की दृष्टि से हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो कोण के बेसिस पे हमारे पास कितने कंटेंट होते हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। तो कोण की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, तो इस चीज़ को अगर हम लोग कोण की दृष्टि से देखते हैं, किसकी दृष्टि से देखते हैं, कोण की दृष्टि से। तो कोण की दृष्टि से जब हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, किसकी दृष्टि से देखते हैं, कोण की दृष्टि से देखते हैं भाई। इस चीज़ को हम लोग किसकी दृष्टि से देखते हैं, कोण की दृष्टि से देखते हैं। तो कोण की दृष्टि से कितने कंटेंट होते हैं इस चीज़ को यहाँ से हम लोग जानते हैं। देखिए, तो कोण की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सरल कोण के बेसिस पे, इस कोण के बेसिस पे हम लोग जानते हैं, सरल कोण के बेसिस के आधार पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि सरल कोण के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो सरल कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का स्ट्रेट एंगल सरल कोण जो होता है आप लोगों का सीधी रेखा के बेस पे होता है, जो सरल कोण होता है, ठीक है। तो सरल कोण का मान भी कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो यहाँ पर सरल कोण का मान देखते हैं, तो सरल कोण का मान, ठीक है, सरल कोण का मान के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोगों को हो जाता है, इस बेस पे देखते हैं, तो सरल कोण के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सरल कोण का मान 180 अंश का होता है। सरल कोण का मान 180 अंश का होता है। इसको भी स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इस चीज़ को क्या एंगल बोला जाता है, तो इस चीज़ को स्ट्रेट एंगल के माध्यम से बोला जाता है। सरल कोण का मान 180 अंश का होता है। मान लेते हैं कि कोई इस तरीके से है आप लोगों को स्ट्रेट बेसिस पे ये, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आप लोगों का 180 के डिग्री के बेस से बनेगा। या तो ऐसा रहेगा, फिर भी आप लोग 180 के बेसिस पे बनेगा, या इस तरीके से हो जाएगा तो 180 के बेस पे बन जाएगा, या इस तरीके से रहेगा तो फिर भी
आप लोगों को 180 के बेसिस में इस तरीके से बनेगा। तो स्ट्रेट एंगल का मान भी कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो सीधी रेखा में स्ट्रेट हो जाओ बोलते हैं ना, स्ट्रेट लाइन बनाओ, सरल रेखा कोण बनाओ, सीधी रेखा में बनाओ बोलते हैं ना, बस वही है। क्लियर। अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब रैखिक कोण के माध्यम, ये सरल कोण के माध्यम से हो गया। अब यहाँ पर सरल कोण के माध्यम से हो गया। अब यहाँ से जब हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो सरल कोण के माध्यम से ये हो गया। अब जब हम इस चीज़ को देखते हैं रैखिक युग्म के बेस पे देखते हैं, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म का कोण, रैखिक युग्म का कोण के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर रैखिक युग्म के कोण के बेस पे जब हम लोग देखते हैं तो एक आपका सीधी रेखा इस तरीके से होता है, फिर यहाँ से मूवमेंट कर लेता है एक एंगल के बेस में, यहाँ से एक एंगल के बेस में यहाँ पर आप लोगों का मूवमेंट करता है भाई। एक सीधी रेखा से यहाँ पर दो कोण बन जाते हैं, यहाँ पर ये ए ओ बी और ये हो गया आपका सी। तो सरल रेखा कोण से उसके प्रतिच्छेदी मतलब उसके मध्य बिंदु से एक और एंगल यहाँ से मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा भाई, यहाँ पर जो आपका क्या बनेगा, एंगल ए से ए ओ बी की दृष्टि से बनेगा, और दूसरा एंगल जो बनेगा वो आप लोगों का बी ओ सी के बेस से बनेगा, तभी आप लोगों का ए ओ सी कहलाएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल ये आप लोगों का कहलाएगा। तो रैखिक युग्म भी आप लोगों का जो होता है वो 180 अंश का होता है। ठीक है, तो रैखिक युग्म का जो कोण होता है आप लोगों का, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण का मान भी 180 अंश का होता है, 180 अंश का होता है। रैखिक युग्म कोण का मान भी 180 अंश का होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग एंगल की दृष्टि से करोगे तो इस एंगल के हिसाब से आ जाएगा, ये सी है, ये ओ है, ये डी है, ये ई है, तो यहाँ से भी ये बनेगा। किसी भी एंगल की दृष्टि से आप इस चीज़ को ले सकते हो, वो आप लोगों को रैखिक युग्म के कोण के माध्यम में ही आता है, वो ए ओ बी के माध्यम से आता है। तो ये रैखिक युग्म कोण के बेसिस पे हो गया। अगला ये देखते हैं, तो ये आप लोगों को संगत कोण के बेस पे आता है, एक संगत कोण के बेस पे आता है, संगत कोण के बेस पे आता है। तो एक ही समांतर रेखा के, एक ही ओर बने समांतर रेखा के कोण को, एक ही ओर बने समांतर रेखा के कोण को, एक ही ओर बने समांतर रेखा के कोण, समांतर रेखा के कोण, समांतर रेखा के कोण संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। जैसे कि आप लोगों का इस बेसिस पे बना है भाई, ये आप लोगों को 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, तो ये 1 और 5 ये आपका संगत होगा, 2 और 4 भी संगत होगा। ऊपर साइड के ऊपर के बेस पे ये आप लोगों का संगत कोण के माध्यम से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल चीज़ में जो होता है वो संगत कोण से रिलेटेड भी होता है, प्रमेय के माध्यम से जो होता है वो आप लोगों को संगत कोण के बेसिस पे होता है। तो संगत कोण के माध्यम से जब आप लोगों को बोला जाता है कि संगत कोण की अभिधारणा क्या होती है, उसकी अभिकृति क्या होती है, वह किस साइड से बनी होती है, तो इस बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, जो कि एक ही ओर के बने समांतर रैखिक युग्म के कोण के मान की रेखा कोण के संगत कोण के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो संगत कोण की दृष्टि से जब आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो स्ट्रेट एंगल के बेस पे आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर एंगल के बेसिस पे 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 के बेसिस पे हो जाएगा, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8 के बेसिस पे हो जाएगा। तो 1 और 5 और 2 और 6 और 3 और 7 और यहाँ से 4 और 8, नीचे वाला नीचे साइड का, ऊपर वाला ऊपर साइड का। तो एक ही समांतर रेखा के ऊपर बने कोण, या एक ही समांतर रेखा के नीचे बने कोण, या एक ही समांतर रेखा के बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। मतलब एक ही संगति का, जैसे कि संगत का असर पड़ता है बोलते हैं ना, वही ये आप लोगों का करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण के बेस पे कहलाएगा। ये इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आप लोगों का करस्पॉन्डिंग एंगल के बेसिस पे होता है, ये आप लोगों का करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं एकांतर कोण के बेसिस पे देखते हैं अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण इस चीज़ को बोला जाता है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल इस चीज़ को बोला जाता है, अल्टरनेट एंगल के बेसिस पे बोला जाता है।
इस चीज़ को अल्टरनेट एंगल के बेसिस पे बोला जाता है, एकांतर कोण के बेसिस पे। तो संगत कोण में करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे होता है और एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल के बेसिस पे होता है। तो जैसे कि सरल कोण के बेस पे हम लोग ये चीज़ पढ़े कि सरल कोण का मान 180 अंश का होता है, रैखिक युग्म का मान भी 180 अंश का होता है। संगत कोण के बेसिस पे जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो भी आप लोगों को 180 से ही रिलेटेड होता है, एकांतर कोण भी होता है। अब एकांतर कोण के दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो एकांतर कोण के दृष्टि से जब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो आप लोगों का एकांतर कोण भी इसी संगत कोण के बेस पे होता है, बस इसमें ये थोड़ा विपरीत पक्ष वाले होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा क्या होते हैं, विपरीत पक्ष वाले होते हैं। संगत कोण के बेस पे ये आप लोगों का एक ही साइड भी बना होता था, लेकिन एकांतर कोण के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोगों का क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत पक्ष की तरफ बनकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस चीज़ को देखते हैं संगत कोण के बेसिस हो गया, एकांतर कोण के बेसिस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसके बेसिस पे देखते हैं, एकांतर कोण के बेसिस पे देखते हैं। एकांतर कोण के जब बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एकांतर कोण के बेसिस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो समांतर रेखा के विपरीत और बने कोण को समांतर रेखा के विपरीत और बने समांतर रेखा के विपरीत और बने कोण को समांतर रेखा के विपरीत और बने कोण एकांतर कोण कहलाता है। एकांतर कोण कहलाता है। ठीक है, तो एकांतर कोण के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो एकांतर कोण के बेसिस पे ये किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन, इस तरीके से आप बहुत सारे ले सकते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बहुत सारे ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो एक एक बेसिस पे भी ले सकते हैं, सिंगल के बेसिस पे भी ले सकते हैं, डबल के भी बेसिस पे आप लोग ले सकते हैं। बस ये है कि आपको एंगल को बराबर करना है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई प्रतिच्छेदी रेखा इस तरीके से इस चीज़ को काट रहा है भाई, इस तरीके से कोई भी प्रतिच्छेदी रेखा इस चीज़ को यहाँ से एंगल के मूवमेंट पर काट रहा है। अब यहाँ पर एंगल जो मूवमेंट करेगा वो 1 के बेस पे कर सकता है, 2 के बेस पे कर सकता है, 3 के बेस पे कर सकता है, 4 के बेस पे कर सकता है, 5 के बेस पे कर सकता है, 6 के बेस पे कर सकता है, 7 के बेस पे कर सकता है, 8 के बेस पे कर सकता है, 9 के बेस पे कर सकता है। तो 1 2 3 के माध्यम से भी इस चीज़ को एंगल को मूवमेंट वो कर सकता है। तो ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये आप लोगों का एंगल फर्स्ट के बेस पे जो है, ये आप लोग जैसे कि एंगल 1, ये आप लोगों को 2 बोलते हैं, ये 3, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा, ये आपका 20 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे एंगल्स आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। देखिए, तो सारे एंगल्स के बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ से आप लोगों का एकांतर कोण के बेसिस पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो 1 का है, 1 का यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा, इस 1 का आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इस 6 का बोलेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इस 9 का बोलेंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा, इस 14 का बोलेंगे तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का। उसी प्रकार 2 का बोलेंगे, ये 2 का बोलेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इस 5 का बोलेंगे तो ये आप लोगों का 10 हो जाएगा, 10 का बोलेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का बोलेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के समांतर के विपरीत और बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये भी 180 से ही रिलेटेड होते हैं, ये भी 180 एंगल के मूवमेंट से ही भी रिलेटेड होते हैं। तो एक ही ओर बने समांतर रैखिक युग्म का कोण का मान भी रेखा के कोण के मान के बेसिस पे होता है। एक ही ओर बने समांतर रेखा कोण संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि इस बेस पे था, और ये समांतर रेखा विपरीत और बने कोण भी एकांतर कोण के बेसिस पे होता है। तो संगत कोण के माध्यम से इस चीज़ को आप लोग जान सकते हैं, और एकांतर कोण के बेसिस के माध्यम से भी इस चीज़ को जान सकते हैं, जो कि स्ट्रेट एंगल से भी रिलेटेड है, लाइनर पेयर से रिलेटेड है, करस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड है, और अल्टरनेट एंगल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो एंगल के बेसिस पे होता है, तो पहला आप लोगों को जो स्ट्रेट एंगल के बेस पे होता है, पहला जो आपका किसके बेस पे होता है, स्ट्रेट एंगल के बेस पे होता है, और सेकेंड जो होता है आप लोगों का लाइनर पेयर के बेस पे होता है, सेकेंड आप लोगों को लाइनर पेयर के बेस पे होता है, थर्ड होता है करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल के बेसिस पे होता है, और फोर्थ जो चीज़ होता है वो आपका अल्टरनेट एंगल के बेस पे होता है, अल्टरनेट एंगल के बेस पे होता है। ये आपका अल्टरनेट एंगल के बेसिस पे होता है, ये आप लोगों का अल्टरनेट एंगल के
बेसिस पे होता है। ये ठीक है। तो 1 बाय 1 करके ये जो एंगल्स आपको होते हैं, जैसे कि आप लोग जो पढ़े हैं ना, सप्लीमेंट्री एंगल के बेस पे आप लोग पढ़े हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल के बेस पे होता है। और एक और होता है भाई आप लोगों का कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे जो होता है ये आप लोगों का होता है, जो कि इसी से आप लोगों का रिलेटेड होता है। रिफ्लेक्स एंगल के बेस पे भी जो आप लोगों का आता है, रिफ्लेक्स एंगल के बेस पे जो आता है आप लोगों का, रिफ्लेक्स एंगल के बेस पे जो आता है, एक्यूट एंगल के बेस पे जो आता है आप लोगों का, एंगल के बेस पे देखते हैं जो एक्यूट एंगल से रिलेटेड होता है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे होता है आप लोगों का, राइट एंगल ट्राइंगल के बेस होता है। और एक आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल से रिलेटेड होता है, ठीक है, एब्ट्यूस एंगल से रिलेटेड होता है। क्लियर। तो ये सारे जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं किसी भी रेखा के माध्यम से, किसी भी त्रिभुज के माध्यम से, चतुर्भुज के माध्यम से जो उनके कोण होते हैं उनसे क्या होते हैं, अल्टरनेट जुड़े रहते हैं। तो एंगल की दृष्टि से ये आप लोगों का बहुत सारे एंगल के बेस पे यहाँ पर आते हैं। तो ये सारे एंगल्स को आपको यहाँ पर जानना है भाई, क्योंकि जितने भी एंगल हैं यहाँ पर पूरा यूज होगा भाई, पूरे एंगल का यहाँ पर यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जितने सारे एंगल्स हैं यहाँ पर ये एंगल के रूप में आप लोगों के पास आएंगे। ये सारे एंगल को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये सारे एंगल्स यहाँ पर आप लोगों को आएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि संगत कोण के बेसिस पे क्या होता है, एकांतर कोण के बेसिस पे क्या होता है। क्लियर। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग संगत कोण और एकांतर कोण के बेसिस पे आप लोग यहाँ पर देख लिए, कंटेंट के बेस पे तो यहाँ पर आप लोग देख लिए ना, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये आपका 5, ठीक है। इस कंटेंट के बेसिस पे आप लोगों का इस तरीके से आप लोगों को कोई भी प्रतिच्छेदी रेखा के माध्यम से इस तरीके से आया है भाई, 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10 के बेसिस पे। तो यहाँ पर जो एंगल्स के बेस पे आता है, यहाँ पर जो एंगल की दृष्टि 1, यहाँ पर जो एंगल की दृष्टि से आता है भाई, किसके दृष्टि से आता है, एंगल की जो दृष्टि से आता है, किसके दृष्टि से आता है, जो एंगल की दृष्टि से यहाँ पर आता है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये आपका 9, ये आपका 10, ये आपका 11, ये आपका 12, ये आपका 13, ये आपका 14, ये आपका 15, ये आपका 16 और ये आपका 17, ये आपका 18, ये आपका 19 और ये आपका 20 के बेसिस पे है। मान लेते हैं ये आपका P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये आपका L है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं P, Q, R, S, T की दृष्टि से। अब यहाँ पर आपका जो एंगल के बेसिस पे हम लोग देख रहे थे, क्या पहला देख रहे थे, संगत कोण। पहला हम लोग क्या देख रहे थे, संगत कोण के बेस पे देख रहे थे, संगत कोण, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे देखेंगे तो एंगल 1 से रिलेटेड कौन कौन, देखिए एंगल 1 का हो जाएगा आप लोगों का एंगल 5, एंगल 5 का हो जाएगा एंगल 9, एंगल 9 का हो जाएगा एंगल 13, एंगल 13 का हो जाएगा एंगल 17, ये हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम लोग 2 का देखते हैं तो एंगल 2 की दृष्टि से 2 का 6 होता है, 6 ये 10 हो जाएगा, 10 का 14 हो जाएगा, 14 का 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी प्रकार 3 की दृष्टि से भी आप लोग देख सकते हैं, 3 का 7 हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो 3 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नीचे में है तो 3 का 7 हो जाएगा, 7 का देखेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का देखेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का देखेंगे तो 19 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का आप देख सकते हैं, 4 का आपका 8 हो जाएगा, 8 का देखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का देखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
और यहाँ पर हो जाएगा 20। ये आप लोग करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे कि एक ही प्रकार के विपरीत पक्ष के एक ही समांतर रेखा के ऊपर या एक ही समांतर रेखा के नीचे बने जो अंतः कोण होता है वो आप लोगों के संगत कोण से क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो या तो यह एंगल 1 = 5 की दृष्टि से रहेगा, या एंगल 5 = एंगल 9 की दृष्टि से रहेगा, या एक एंगल 9 = एंगल 13 की दृष्टि से, या एंगल 13 = एंगल 17 की दृष्टि से, एंगल 2 = एंगल 6, एंगल 6 = एंगल 10, एंगल 10 = एंगल 14, एंगल 14 = एंगल 18 के बेस पे। यहाँ पर एंगल मेंशन नहीं, मतलब यहाँ पर एंगल है, जैसे कि 3 का 7 के बेसिस पे होता है, और 7 का 11 के बेसिस पे, 11 का 15 के बेसिस पे, 15 का 19 के बेसिस पे, 4 का 8 के बेसिस पे, 8 का 12 के बेसिस पे, 12 का 16 के बेसिस पे, 16 का 20 के बेसिस पे। ये आप लोगों का करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे होता है, संगत कोण के माध्यम से होता है। तो आप लोगों को संगत कोण के माध्यम से जब भी आएगा तो इस तरीके से रिलेटेड जो भी आप लोगों का सीगमेंट आएगा जो कि लाइन सीगमेंट से आधारित रहेगा, या लाइन सीगमेंट के बाद का जो एंगल रहेगा उसके बेस पे आएगा। सेकेंड, जब इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जब हम लोग एकांतर कोण के बेसिस पे देखते हैं, अगर इसी को अल्टरनेट एंगल के बेसिस पे देखते हैं हम लोग, एकांतर कोण के बेस पे देखते हैं हम लोग इस चीज़ को एकांतर कोण के बेस पे देखते हैं, मतलब अल्टरनेट एंगल के बेस पे देखते हैं, अल्टरनेट एंगल के बेस पे देखते हैं। जब इस चीज़ को हम लोग अल्टरनेट एंगल के बेस पे देखते हैं, मतलब समांतर रेखा के विपरीत बने जो कोण होते हैं उस चीज़ को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। और समांतर रेखा के एक ही समांतर रेखा के एक ही ओर बने जो कोण होते हैं वो आपका संगत कोण कहलाते हैं, चाहे वह समांतर रेखा के ऊपर में बना हो, ऊपर का सेकेंड ऊपर के साथ, और नीचे का नीचे के साथ जो होता है वो आप लोगों का संगत कोण से करस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड होता है। जबकि आप लोगों का जो एकांतर कोण होता है वह विपरीत होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए इस चीज़ को, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 का यहाँ पर 6 होगा भाई, 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का क्या हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, और 14 का क्या होगा बोलने से 17 हो जाएगा। ये आप लोगों का 17 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का एंगल की दृष्टि से। उसी प्रकार 2 का देखेंगे तो एंगल 2 का देखेंगे तो एंगल 2 का हो जाएगा एंगल 5 हो जाएगा, और एंगल 5 का देखेंगे तो एंगल 10 हो जाएगा, एंगल 10 का देखेंगे तो एंगल 13 हो जाएगा, एंगल 13 का देखेंगे तो एंगल 18 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1, 2 के बेस पे। 3 का देखेंगे उसी प्रकार, 3 का देखेंगे तो 3 का 8 हो जाएगा, एंगल 3 का एंगल देखेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का देखेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 का देखेंगे तो ये आप लोगों का 16 हो जाएगा, 16 का देखेंगे तो ये आप लोगों का 16 के बेस पे हम लोग देखेंगे, तो 16 के बेस पे हम लोग जब इसको देखेंगे तो ये आप लोगों का 16 के बेस पे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 का कितना हो गया 8 हो गया, 3 का क्या हो गया 8 हो गया, और 8 का क्या हो गया 11 हो गया, और 11 का क्या हो गया 16 हो गया, तो 16 का आपका हो जाएगा 19, ये आप लोगों का 19 हो जाएगा। क्लियर। ये आपका 3 के बेस पे। उसी प्रकार 4 के बेस पे देखेंगे तो एंगल 4 का क्या हो जाएगा, एंगल 4 का हम लोग देखेंगे तो एंगल 4 का देखेंगे तो 4 के बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो ये आप लोगों का 7 हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा। 4 के बेसिस पे आप लोगों का 7 हो जाएगा। 7 के बेस पे देखेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। 12 के बेसिस पे देखेंगे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 12 के बेसिस पे देखेंगे तो ये आप लोगों का 15 हो जाएगा, एंगल आपका 15 हो जाएगा, और 15 के बेसिस पे देखेंगे तो ये आप लोगों का 20 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आप लोगों को 1 2 3 6 ये हो जाएगा, 5 के बेसिस पे भी हो जाएगा 1 का, ठीक है। तो ये आप लोगों का एकांतर कोण के बेसिस हो जाएगा। देखिए 1 6 6 का 9 और 9, ठीक है, और 9 का हो जाएगा आप लोगों का 14, और 14 का हो जाएगा आप लोगों का 17, ठीक है। उसी प्रकार 2 का हो जाएगा 5, और 5 का हो जाएगा 10, और 10 का हो जाएगा 13, और 13 का हो जाएगा 18। उसी प्रकार 3 का देखते हैं। 3 का अगर देखते हैं तो 3 का अगर हम लोग देखेंगे तो 3 का हो जाएगा, 3 का आपका हो जाएगा 3 का हो जाएगा आप लोगों का 8, और 8 का हो जाएगा 11, और 11 का हो जाएगा 16, और 16 का हो जाएगा आपका 19। ये आप लोगों का अल्टरनेट एंगल के बेस पे आ जाएगा। ये आप लोगों का किसके बेस पे आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल के बेस पे आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, वो है आपका अपोजिट एंगल, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। इस चीज़ को भी जानना आप लोगों को अनिवार्य है। शीर्षा मतलब शीर्षा अभिमुख मतलब उसका सामने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। अपोजिट एंगल,
इस चीज़ को क्या बोला जाता है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट एंगल बोला जाता है। इस चीज़ को बोला जाता है अपोजिट एंगल। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? अपोजिट एंगल के बेस पे इस चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। जो कि 1 का 2 के दृष्टि से, 2 का 3 के दृष्टि से, 3 का 4 के दृष्टि से, 4 का 5 के दृष्टि से, 5 का 6 के दृष्टि से, 6 का 7 के दृष्टि से, 7 का 8, 8 का 9, 9 का 10, 10 का 11, 12, 13, 14 इस तरीके से है। तो आई होप आप लोगों के संगत कोण से रिलेटेड ये समझ में आ गया होगा। संगत कोण से ये आप लोगों का क्या होता है, एकांतर कोण से क्या होता है, ये चीज़ आप समझ में आ गए होगा। अब हम लोग देख रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे। अब हम किसके बेस पे देख रहे हैं? इस चीज़ को शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे देख रहे हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे किस बेसिस पे होता है, इस चीज़ को देखिए। अब यहाँ पर देखिए संगत कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें, जो कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के बेसिस पे था कि 1 का क्या था 5 था, 5 का क्या था 9 था, 9 का क्या था 13 था, 13 का क्या था 17 था। उसी प्रकार 2 का क्या था 6 था, 6 का क्या था 10 था, 10 का क्या था 14 था, 14 का क्या था 18 था। उसी प्रकार 3 का क्या था 7 था, 7 का क्या था 11 था, 11 का क्या था 15 था, 15 का 19 था। उसी प्रकार 4 के बेसिस पे 8 था, 8 के बेसिस पे 12 था, 12 के बेसिस पे 16 था, 16 के बेसिस पे 20 था। उसी प्रकार एकांतर कोण के बेसिस पे जब हम लोग देखें तो 1 का 6 के बेस पे था, 6 का 9 के बेस पे था, 9 का 14 के बेस पे था, 14 का 17 के बेस पे था। उसी प्रकार 2 का 5 के बेस पे था, 5 का 10 के बेस पे था, 10 का 13 के बेस पे था, 13 का 18 के बेस पे था, 3 का 8 के बेस पे था, 8 का 11 के बेस पे था, 11 का 16 के बेस पे था, 16 का 19 के बेस पे था, 4 का 7 के बेस पे था, 7 का 12 के बेस पे था, 12 का 15 के बेस पे था, 15 का 20 के बेस में था। और शीर्षाभिमुख कोण के एंगल की दृष्टि से जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे जब हम 1 का देखते हैं, यहाँ पर जब 1 का देखते हैं तो 1 का सामने कौन है? देखिए 1 का जस्ट सामने ये आप लोगों का शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है भाई। ये चीज़ आपका क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो चलिए यहाँ से आप लोग जान सकते हैं 1 का क्या होगा 4, 1 का क्या होगा 4 होगा, 4 का क्या होगा तो 1 होगा, 4 का क्या होगा तो 1 होगा, अल्टरनेट बोल सकते हो। 2 का क्या होगा 2 का 3 होगा, तो 3 का भी क्या होगा तो 2 होगा भाई। उसी प्रकार 5 का क्या होगा 8 होगा, 8 का क्या होगा 5 होगा। उसी प्रकार 6 का क्या होगा 7 होगा, और 7 का क्या होगा बोलने से 6 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर बोल सकते हो 9 का क्या होगा तो 9 का 12 होगा, 9 का 12 होगा। और 12 का क्या होगा बोलने से 9 होगा भाई, 12 का क्या होगा बोलने से 9 होगा। उसी प्रकार 10 का क्या होगा तो 10 का आप लोगों का 11 होगा, और 11 का क्या होगा बोलने से आप लोगों का 10 होगा। क्लियर। उसी प्रकार नीचे का भी आप लोग देख सकते हैं 13 का क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखना चाहेंगे तो ये 13 के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देखना चाहेंगे तो 13 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 15 के बेस पे देखेंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा, 17 के बेसिस पे देखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 19 के बेसिस पे देखेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 का 19 हो जाएगा, 70 का 20 हो जाएगा, 20 का 70 हो जाएगा। अल्टरनेट शीर्षाभिमुख कोण मतलब शीर्ष के अभिमुख, मेरे सामने वाला और उसके सामने वाला मैं, शीर्ष के अभिमुख जो कोण होते हैं मतलब आमने सामने के कोण, समांतर रेखा के दो समांतर रेखा एक ही समांतर रेखा के आमने सामने के बने कोण को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। तो अपोजिट एंगल की दृष्टि से आप लोग यहाँ पर देख लिए जो कि संगत कोण से रिलेटेड हो गया, और ये आप लोगों के एकांतर कोण से रिलेटेड हो गए, आप लोगों का शीर्षाभिमुख कोण से रिलेटेड हो गया जो कि प्रतिच्छेदी रेखा के माध्यम से एल से यहाँ पर क्या हो रहा है कटअप हो रहा है। जैसे कि आप लोग उसमें अंतःखंड के बेस में क्लास 8 के माध्यम से पढ़ते थे ना, जो अंतःखंड के माध्यम से वहाँ पर आप लोग पढ़ते थे एक चीज़ को, क्या पढ़ते थे ये अंतःखंड के माध्यम से कि कोई भी समांतर रेखा जो होती है, कोई भी आप लोगों का जो रहती है समांतर रेखा, ठीक है, पैरल लाइन कोई भी आप लोगों का है, ये आप लोगों का पैरल लाइन है फर्स्ट, ये आप लोगों का सेकेंड पैरल लाइन है, ये आप लोगों का थर्ड पैरल लाइन है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैरल लाइन, और ये आप लोगों का सेकेंड पैरल लाइन, ये आप लोगों का थर्ड पैरल लाइन है, ठीक है। अब ये पैरल जो लाइन रहता है एक दूसरे से कभी भी कटअप नहीं करते हैं, एक दूसरे से कभी भी कटअप नहीं करते हैं। जो पैरल लाइन आपका होता है इसको याद रखिएगा, ये एक दूसरे से कभी भी कटअप नहीं करते हैं। जैसे कि ये एंगल पी की दृष्टि से है, ये आपका क्यू की दृष्टि से, ये आपका आर की दृष्टि से, ये एक दूसरे से क्या रहते हैं समदूरस्थ रहते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि दो समांतर रेखाएँ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएँ, देखिए दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं ना, क्या रेखाएं तो दो समांतर रेखाएं। यहाँ से इस चीज़ को देख रहे हैं हम लोग, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को
एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ रहते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ रहते हैं। एक दूसरे से समदूरस्थ रहते हैं। एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से क्या होते हैं? समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर होते हैं। इसकी जितनी दूरी है भाई, इसकी जितनी ब्रीथ है, लेंथ है, उतना दूसरे का भी होगा। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर के बेस पे है, तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर के बेस पे होगा। मान लेते हैं कि अगर ये 6 सेंटीमीटर के बेसिस पे है, तो ये भी आप लोगों का 6 सेंटीमीटर के बेसिस पे होगा। तो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं और दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो ये आप लोगों के संगत कोण से रिलेटेड जो था, ये आप लोगों के एकांतर कोण से जो रिलेटेड था, ये आप लोगों का शीर्षाभिमुख कोण से जो रिलेटेड था। तो संगत कोण के बेस पे आपका जो अल्टा करस्पॉन्डिंग एंगल जो आपका A1 का 5 के साथ जो रिलेशन होता है, ठीक है, वही रिलेशन आपका 5 का 9 के साथ, 9 का 13 और 17 के साथ होता है। अब बाकी एंगल के साथ भी वही होता है। आपका 2 के बेस पे 6 का होता है, 6 के बेस पे 10 का होता है, 10 के बेस पे 14 का होता है, 14 के बेस पे 18 का होता है। उसी प्रकार 3, 7, 11, 15, 19, 4, 8, 12, 16, 20 का होता है। उसी के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को अल्टरनेट एंगल के बेस पे देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग किस बेस पे देखते हैं? अल्टरनेट एंगल के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, को 1 का 6 के बेस पे क्या होता है, 6 का 9 के बेस पे, 9 का 14 के बेस पे, और 14 का जो 17 के बेस पे होता है, 2 का 5, 5 के बेस पे 10 का 13 का 18 के साथ जो रिलेशन होता है, वही रिलेशन यहाँ पर 3 का 8 के साथ होता है, 8 का 11 के साथ होता है, 11 का 16 और 19 के साथ होता है। वही 4, 7, 12, 15 और 20 के बेसिस पे भी उसी के अकॉर्डिंग में भी ये वर्क करता है, जो कि समांतर रेखा के विपरीत भी बना रहेगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक ही ओर बना रहेगा तो संगत कोण के अंतर्गत में आ जाएगा, जो कि आपको 180 डिग्री के रिलेशन से होता है। जैसे कि एक्यूट एंगल के बेस पर रहता है तो 0 से एबव 90 से आपका लेस होता है। उसी प्रकार ये अल्टरनेट एंगल के बेस पे होता है, ये आप लोगों का अपोजिट एंगल के बेस पे होता है। तो अंतःखंड के बेस पे जो होता था कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो अपोजिट एंगल के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देख रहे थे, शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे, संगत कोण के बेस पे, करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे जब इस चीज को देखते हैं, और अल्टरनेट एंगल के बेस पे देखते हैं, अपोजिट एंगल के बेस पे देखते हैं, और हम लोग स्ट्रेट एंगल के बेस पे देखते हैं, लाइनर पेयर के बेस पे देखते हैं, एक्यूट एंगल के बेस पे देखते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल के बेस पे देखते हैं, राइट एंगल के बेस पे देखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल के बेस पे देखते हैं। तो सारे एंगल्स कहीं ना कहीं किसी से रिलेटिव रहते ही हैं, सारे से अटैचमेंट रहते ही हैं। तो एंगल की दृष्टि से जब भी आप लोग सर्किल का जो चैप्टर होता है उस चीज़ को आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों का डायमीटर को फेस करना रहता है, उसमें आप लोगों को जो आर्क के बेस पे जो त्रिज्या होता है, जो रेडियस के बेस पे भी होता है, उस चीज़ को आप लोगों को सरकमफ्रेंस की दृष्टि से भी जो होता है, वो सारे चीज़ को लेकर के आपको चलना पड़ता है। तो अंतःखंड के बेस पे जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिए, जैसे कि अंतःखंड के बेसिस पे जो हम लोग ये चीज़ को लेते हैं कि जो आप लोगों का सिगमेंट के आधार पर होता है, ठीक है, जो हमारे सिगमेंट के आधार पे जो होता था, लाइन सिगमेंट के आधार पे जो हम लोग इसको क्लास 6, 7, 8 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देख भी चुके हैं कि ये आप लोगों का किस बेसिस पे होता है, इस चीज़ का एनालिसिस हम लोग यहाँ से कर भी चुके हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, लाइन बेसिस के आधार पर जब हम लोग उस चीज़ को करते हैं, किसके आधार पर करते हैं? लाइन बेसिस के आधार पर उस चीज़ को हम लोग करते हैं, तो आप लोगों ये आप लोगों का लाइन के आधार पे हो जाता है। किसके आधार पे हो जाता है? लाइन के आधार पे होता है। पहला तो लाइन के आधार पे होता है। पहला क्या होता है? लाइन के आधार पे होता है। पहला किसके आधार पे होता है? लाइन के आधार पे होता है भाई। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को किसके आधार पे देखते हैं? सिगमेंट के आधार पे देखते हैं। ये पहला आप लोगों का लाइन के आधार पे होता है। पहला किसके आधार पे होता है? लाइन के आधार पे होता है। पहला किसके आधार पे होता है? तो ये आप लोगों का लाइन के आधार पे होता है। क्लियर? तो चलिए, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं।
पहला ये जो लाइन के आधार पे होता है, पहला जो क्या होता है आप लोगों का लाइन के बेसिस पे होता है। पहला किसके बेसिस पे होता है बोलने से, लाइन के बेसिस पे होता है। ये पहला किसके बेसिस पे होता है बोलने से, ये लाइन के बेसिस पे होता है। लाइन को जब हम लोग जान जाते हैं भाई, तो वहाँ से आप लोग सेगमेंट को भी जान जाएंगे। पहला लाइन को जान जाते हैं तो आप लोग लाइन सेगमेंट को भी जान जाएंगे। जैसे ये लाइन के बेस पे है आप लोगों का, क्लियर, ये लाइन हो गया। और दूसरा हो जाएगा आप लोगों के ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट। उसके बाद जो रे होता है, उसके बाद जो पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ से। तो इसको 1 बाय 1, ये 1 के बेस पे, ये सेकंड के बेस पे, ये थर्ड के बेस पे, ये आपका फोर्थ के बेस पे जो होता है, जो लाइन से रिलेटेड होता है, लाइन के बेस पे होता है, और लाइन सेगमेंट के बेस पे होता है, और जो थर्ड में रे के बेस पे होता है, जो आप लोगों का पॉइंट के बेस पे होता है। तो इसको भी आप लोगों को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स के बेसिस पे भी आप लोगों को इस चीज़ को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो लाइन के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं, लाइन मीन्स क्या होता है, रेखा होता है, जो बॉलीवुड की रेखा से रिलेटेड नहीं है, ये आप लोगों का ज्योमेट्रिकल गणित से रिलेटेड है भाई। ये रेखा है, ठीक है, जिसको आप लोग बॉलीवुड की रेखा समझ रहे हैं तो आप लोग गलत है भाई, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल दुनिया की रेखा है, ठीक है। लाइन सेगमेंट की दुनिया में हम लोग जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक चीज़ को और फेस करते हैं, वो होता है हमारा रेखाखंड। लाइन सेगमेंट के बेस पे तो दूसरा चीज़ होता है आप लोगों का रेखाखंड। रे किरण, ये भी कोई किरण नहीं है भाई, ये आप लोगों का मैथमेटिक्स की दुनिया की किरण है भाई, ठीक है, क्लियर। और चौथा जो होता है, ये कोई बिंदु रानी नहीं है, इंदु रानी भी नहीं है, ये आप लोगों की ज्यामितीय दुनिया की बिंदु है भाई, ठीक है, जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना तो कोई ब्रीथ होती है, ना तो कोई हाइट होती है। केवल यह एक ज्योमेट्रिकल क्या होती है, पर्पस से लिया जाता है। ज्योमेट्रिकल गणित मैथमेटिक्स के बेस पे इसको एक ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो जब हम लोग इसको रेखा की दृष्टि से देखते हैं, किसके दृष्टि से देखते हैं भाई, रेखा की दृष्टि से देखते हैं, तो रेखा क्या होती है, रेखा एक अनिश्चित लंबाई की होती है जिसको हम माप नहीं सकते। रेखा एक अनिश्चित लंबाई की होती है जिसको हम माप नहीं सकते, केवल ज्यामितीय गणित में इसको हम दर्शा सकते हैं। तो जिसकी निश्चित दूरी नहीं होती, जिसकी दूरी अनिश्चित होती है, आई रिपीट, जिसकी दूरी अनिश्चित होती है, वह आपकी रेखा होती है, जिसका मापन करना संभव नहीं होता है, केवल उसको हम ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो लाइन सेगमेंट, उसका एक टुकड़ा भाई, लाइन सेगमेंट कर दिया, उसको बांट दिया भाई। अब वहां पर उस बांट देंगे तो भाई उसको, जिसको मापन संभव है, जैसे इस पैनल की, रूम की, आपकी टेबल्स की, आपकी जो चेयर्स हैं, जिसका मापन संभव होता है, मीन्स जिसकी दूरी निश्चित होती है, जिसको एक निश्चित दूरी के से बनाया गया। जैसे यहाँ से वहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर होती है, वहाँ से वहाँ तक की दूरी 7 किलोमीटर, वहाँ से वहाँ तक की दूरी 200 किलोमीटर, एक निश्चित दूरी होती है जिसका मापन संभव है। तो जिसका मापन संभव है, जिसको हम माप सकते हैं, वो आपकी रेखाखंड कहलाती है, वो आपकी लाइन सेगमेंट कहलाती है, क्लियर। तो लाइन सेगमेंट से जब तात्पर्य होता है तो लाइन सेगमेंट को हम लोग रेखाखंड बोलते हैं, लाइन को बोलते हैं रेखा। अब इन दोनों की एक और है भाई रिलेटिव, क्या है वो, किरण, रे जिसको बोलते हैं किरण। अब ये किरण क्या होता है, देखिए, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, भाई ये कहाँ से निकल रहा है ये तो पता है, लेकिन इसको कहाँ जाना है ये कोई पता नहीं है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कहीं भी जाकर के घूम सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप घर से कहीं से भी निकलते हैं और आपको उसी जगह जाना है तो आप लोगों को लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई आप घर से कहाँ निकलोगे, लेकिन आप घर से तो निकल गए, ये पता है आपको, लेकिन आपको कहाँ जाना है ये पता नहीं है, तो वो किरण का काम करेगा, ठीक है, कि आपका प्रारंभिक बिंदु निश्चित लेकिन अंतिम बिंदु अनिश्चित है, मतलब कहाँ तक जाएंगे कोई ठीक ठिकाना नहीं है, तो आप लोगों के किरण कहलाएगा। इसके बाद आता है बिंदु, जिसकी ना तो लंबाई होती है भाई, इसको हम लोग नहीं माप सकते भाई, इसकी इतनी लंबाई है नहीं बोल सकते, इसकी इतनी चौड़ाई है नहीं बोल सकते, इसकी इतनी ऊंचाई है नहीं बोल सकते, इसकी इतनी मोटाई है नहीं बोल सकते। जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, ना तो मोटाई होती है, बस केवल उसको एक ज्यामितीय आकृति के रूप में डैश, थोड़ा सा पॉइंट के बेस पे हम लोग इस चीज को इस बेसिस पे इस तरीके से दर्शा सकते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं बिंदु के माध्यम से। ये देखिए, ये बिंदु के माध्यम से, ये बिंदु, इसकी ना तो लेंथ है, ना तो ब्रीथ है, ना तो हाइट है, ना तो आप लोगों के जो मोटाई है ये है, ठीक है। तो लाइन के बेसिस पे, रेखा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लिए, लाइन सेगमेंट के बेसिस पे कि लाइन, रेखा, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, रे, किरण,
पॉइंट, बिंदु, बिंदु, पॉइंट, किरण, रे, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखा, लाइन के बेसिस पे। तो ये जो हम लोग देखें यहाँ पर अभी जो वृत्त से रिलेटेड सर्किल के माध्यम से सर्कल, वृत्त, वृत्त का व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, लघु चाप, दीर्घ चाप, त्रिज्याखंड और यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के माध्यम से देखें। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो स्ट्रेट एंगल के बेस पे देखे हैं, एंगल के बेस पे देखें, क्योंकि इस जो चैप्टर है इसमें भाई आप लोगों को सभी को सम्मिलित रूप से लिया गया है। त्रिभुज को भी लिया गया है, चतुर्भुज को लिया भी गया है, बिंदु को भी लिया गया है, रेखा को भी लिया गया है, किरण को भी लिया गया है। सारे बॉलीवुड के सभी, जैसे किसी एक मूवी वगैरह बनाया जाता है तो उसमें बॉलीवुड के बहुत सारे कंटेंट जो एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं उनको लिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल दुनिया की सारे जो यहाँ पर कंटेंट है उसको इस चैप्टर के माध्यम से लिया गया है, जिसमें सारे रिलेटिव, सारे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें लाइन सेगमेंट के बेस पे देखें, लाइन के बेस पे देखें, रे के बेस पे देखें और पॉइंट के बेस पे देखें। तो ये बेसिकली आप लोगों का एंगल से रिलेटेड था, ये सर्किल में एंगल से रिलेटेड था। तो इसके बाद वाले जो आगे जो बेसिक एक और बचा है उसमें हम लोग जो आप लोगों का ट्रायंगल से रिलेटेड है, जो चतुर्भुज से रिलेटेड है और त्रिभुज से रिलेटेड है, उस बेसिक वीडियो में हम लोग उस चीज को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से जाएंगे। तो इसको हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कि इसका जो ट्रायंगल के बेस पे क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के बेस पे क्या होता है, इस कंटेंट के साथ मिलते हैं। तो अभी का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।